स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मामले कम होने के कारण महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना नियमों में ढील देने का फैसला लिया है। प्रदेश के 25 जिलों को थोड़ी राहत मिलेगी और 11 जिलों में लेवल 3 के नियम लागू रहेंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स और सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, बीड, अहमदनगर जिलों में अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, इसलिए इन 11 जिलों में लेवल 3 के प्रतिबंध जारी रहेंगे। जिन 25 जिलों को सहूलियत दी जा रही है वहां पर दुकानें और होटल्स का समय शाम 4 बजे के बजाय और कुछ घंटों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना नियमों में राहत देने का फैसला लिया गया है। 25 जिलों को मिलेगी थोड़ी राहत। 11 जिलों में लेवल 3 के नियम लागू रहेंगे क्योंकि उन 11 जिलों में कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। तो थोड़ी ढील दी जा रही है और जहां पर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वहां पर सख्ती बरती जाएगी जैसे पहले बरती जा रही थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ट्रेन बंद है तो बसेस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो जो हमारा पर्पज़ है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि संक्रमण न बढ़े, तो यह हमारा एक्चुअली पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि ट्रेन का जो अलग ऑप्शन होता है, ट्रेन नहीं तो फिर क्या है, तो बसेस है या अन्य चीज़ ये है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। आनंद गायकवाड़, रेजिडेंट एडिटर महाराष्ट्र, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद गायकवाड़, क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? जी, जैसे कि बताया जा रहा था कि आज महाराष्ट्र के टास्क फोर्स और महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्रियों की सह्याद्री अतिथि गृह में जो मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया है, लेकिन अभी उसके ऊपर अधिकृत तौर पर मुख्यमंत्री के ऊपर से मोहर लगनी बाकी है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन स्वास्थ्य मंत्री ने दी है उस मुताबिक 25 जिले जो है महाराष्ट्र के, वहाँ पे लॉकडाउन में थोड़ी सहूलियत मिल सकती है, जिसको लेके अभी जो 4 बजे तक शॉप या फिर छोटी छोटी दुकानें खुली है उसका ड्यूरेशन बढ़ा के वो 8-9 बजे तक किया जा सकता है। रही बात जो महाराष्ट्र के 11 जिले बच जाते हैं जो लेवल 3 में आते हैं, उसमें पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, ये 5 जिले हैं। कोकण के चारों जिले उसमें है और मराठवाड़ा का एक और उत्तर महाराष्ट्र का एक जिला। ऐसे 11 जिलों में अभी भी लेवल 3 के निर्बंध बने रहेंगे। तो और मुंबई को लेके जो फैसला जिसकी सभी की निगाहें जिस पे लगी हुई थी कि मुंबई में लोकल ट्रेनें शुरू होगी कि नहीं, उसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम रेलवे के प्रशासन से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क होगा कि आपको अगर दोनों टीके लगाए गए हैं उसका सर्टिफिकेट दिखाना, दोनों डोसेज का सर्टिफिकेट दिखाना, उसके बाद रेलवे प्रशासन के लिए काफी दिक्कत की बात होगी। तो इसलिए अभी रेलवे प्रशासन से बात करने के बाद ही मुंबई के लोकल आम आदमियों के लिए शुरू करने का फैसला लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आनंद गायकवाड़, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के प्रकोप का सामना कर चुके महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना का असर कम होने के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम होने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 72.88% की कमी आई है और पहली लहर के दौरान सबसे अधिक एक्टिव मरीज 3,01,752 थे। वहीं अब ये संख्या घटकर 82,082 तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा करने पर सियासत गर्माती जा रही है। ऐसे वक्त में अब महाराष्ट्र सरकार ने नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया है कि जिन नेताओं को बाढ़ग्रस्त इलाकों की जानकारी चाहिए वो उन्हें नोडल ऑफिसर की ओर से मिलेगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और जिला परिषद के सीईओ हो, बाकी की सब टीम हो, इनको सबको गवर्नमेंट ने मुख्य चीफ मिनिस्टर साहब ने काम पे लगाया। अपोजिशन वालों को कैसा काम करना चाहिए वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी वाले उनको जो ठीक लगता है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट
और मुंबई की लोकल ट्रेनों में जल्द ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को यात्रा की अनुमति मिल सकती है। मुंबई के लाइफलाइन लोकल ट्रेन में अब आम लोगों को भी सफर की अनुमति मिलने के संकेत मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने दिए हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष मोरे ने। मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख अपने साथ में है। मुंबई के लोकल के बारे में कुछ निर्णय आ सकता है क्योंकि आज मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण एक बैठक होने वाली है। कल कैबिनेट में इस बारे में चर्चा हुई। किस तरह की चर्चा हुई और क्या निर्णय लोगों के लिए आ सकता है? देखिए, जो लोगों का 2 डोसेस पूरा हो गया है उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ऐसा हमारा सबका मत है। हम सब सोचते हैं कि उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। दुकानों का थोड़ा सा टाइमिंग भी बढ़ना चाहिए और आस्ते आस्ते एस्टेब्लिशमेंट को खोलना चाहिए। इस तरीके की कल चर्चा हुई है और टास्क फोर्स ने भी अपना रिपोर्ट दिया है। तो मुझे लगता है कि सबकी सुनने के बाद में मुख्यमंत्री 1 या 2 दिन के अंदर इसके ऊपर अपना निर्णय लेंगे। सर, लेकिन व्यापारियों के बहुत सी मांग है कि आने वाले कुछ समय में उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ राज्य सरकार ने कुछ प्लानिंग किया है क्या? नहीं, उनके रिलैक्सेशन का टाइमिंग तो हम जैसे जैसे केसेस कम हुए हम बढ़ाते चले गए हैं। अब जो 5 स्टार्स होटल हो गए और बाकी के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका टाइम बढ़ाने के मसले में कल काफ़ी चर्चा हुई है और मुझे ख्याल से 2 दिन में जो है वो ठीक ठाक जो है निर्णय लिया जाएगा और मुंबईकरों को उसका फ़ायदा होगा। क्या सुविधा दी जाएंगी? लोकल ट्रेन में जो एसेंशियल सर्विस वालों को हमने वो सुविधा दे रखी है, उसके अलावा अभी जिसका 2 डोसेस पूरा हुआ है उन सबको ट्रैवल हो ऐसी हमने मांग नहीं की है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। 2 डोज किस प्रकार से अपन जानेंगे कि उनको 2 डोज पूरा हो गया? जिनके 2 डोसेस हुए उनको सर्टिफिकेट मिला, वो अपने मोबाइल में रखेंगे, फिजिकल कॉपी रखेंगे। जैसे एयरपोर्ट के ऊपर जो है जिसका 2 डोसेस हुआ उसको दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मोरे, मुंबई। और मुंबई के लोकल ट्रेन में आम लोगों को भी सफर की इजाजत देने के मामले में महाराष्ट्र सरकार और टास्क फोर्स के बीच चर्चा शुरू हो गई है। जिन लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई है उनको यात्रा की अनुमति दी जाने की संभावना जताई जा रही है, जिस पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने नाराजगी जताई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आने वाले नगर निगम के चुनावों में गठबंधन को लेकर भी जगताप ने टिप्पणी की है। भाई जगताप से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष मोरे ने। एक बात राज्य सरकार ये बात कर रही है, एक बार ठीक है, एक प्रिकॉशन करके भाई टीके तो लगने चाहिए। केंद्र सरकार टीके नहीं दे रही। सरकारी जितने भी जिसका हमने उद्घाटन किया है, जिसका मंत्री महोदय ने उद्घाटन किया है, 3-3, 4-4 दिन तो टीकाकरण वहाँ होता ही नहीं है। और तो फिर वो टीकाकरण से जुड़ा हुआ ये अगर बात ऐसा कुछ आता है तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। एक बात राज्य सरकार और महाराष्ट्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। मंत्रिमंडलीय बैठक में स्कूल फीस में 15% की कटौती का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से कोरोना काल में मुश्किलों से जूझ रहे अभिभावकों को राहत मिली है। और शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया है कि राज्य सरकार ने स्कूलों की फीस में 15% कटौती करने का फैसला लिया है और जल्द स्कूलों को इसके बारे में आदेश दिए जाएंगे। जो स्कूल फीस में कटौती नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहली से लेके 12वीं तक का जो है वो सिलेबस लगभग 25% कम कर रहे हैं क्योंकि कोविड की परिस्थितियां है। तो ऐसे परिस्थितियों में हमने ऑलरेडी 25% सिलेबस कम करने की बात की है और वो जो है वो SCERT के माध्यम से किस तरह से सिलेबस होगा उसका पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पे उपलब्ध है। सबसे बड़ा निर्णय हुआ है कि जो शालेय शुल्क जो है स्कूल का, वो शालेय शुल्क जो है वो 15% कट करने का निर्णय लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के केस में जो जजमेंट दिया है उसी को लागू करने का निर्णय जो है वो आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में लिया गया है। और इसके जो बाकी कोई और चीजें हैं उसके लिए हम आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे और आपको उसके बारे में अवगत करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण में बरसात के दिनों में आने वाली आपदाओं को देखते हुए कोंकण के रायगढ़ जिले में परमानेंट NDRF का 20 कैंप बनाने को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से ये देखने को मिला है कि पीड़ित लोगों की मदद के लिए NDRF की टीम पहुंचने में देरी लगी। इसकी वजह से पीड़ितों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। रायगढ़ की पालक मंत्री आदिति तटकरे ने बताया है कि राज्य सरकार से हमने मांग की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। महाड़ में हमने एक जगह वहाँ पे आइडेंटिफाई की है। जो महाड़ ये जगह क्यों आइडेंटिफाई की है, क्योंकि रायगढ़ और रत्नागिरी दोनों के बीच में ये तालुका है। सो दैट
इट इज़ कन्वीनियंट, दोनों भी जिलों के लिए ये थोड़ा एक कन्वीनियंट हो जाता है। अगर खेड़ में जैसे हमने देखा कि खेड़ में भी लैंडस्लाइड हुआ और महाड़ में तलिये में भी लैंडस्लाइड हुआ, अगर ये बेस कैंप हमें महाड़ में उपलब्ध होता है तो जो रायगढ़ के साथ रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तीनों भी जिले के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण करने के लिए पश्चिमी महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दरेकर ने आज सांगली जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 2019 में बाढ़ आने पर हमारी भाजपा सरकार ने 9 दिनों में मदद दी थी, लेकिन ठाकरे सरकार ने अब तक मदद की कोई घोषणा नहीं की है। तो देवेंद्र फडणवीस, जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया, दौरा किया है और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जाहिर की है। देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दरेकर ने आज सांगली जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और इसके बाद नाराजगी जताते हुए कहा कि 2019 में बाढ़ आने पर हमारी भाजपा सरकार ने 9 दिनों में मदद की थी, लेकिन ठाकरे सरकार ने अब तक किसी तरह की मदद की कोई घोषणा नहीं की है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने रत्नागिरी जिले के चिपलून पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खेड़ी और शहर के बाजार को हुए नुकसान का निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। बच्चों और महिलाओं से खास बातचीत करते हुए कुछ महिलाएं भावुक हो गई। उन्होंने मंत्री आदित्य ठाकरे से इस संकट से निकलने में मदद करने की अपील की। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार पूरी स्थिति की समीक्षा के बाद जल्द ही पैकेज की घोषणा करेगी। फिलहाल शहर में साफ सफाई को गंभीरता से लेने की जरूरत है और पहले शहर में साफ सफाई पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। पहले से ही भारी बारिश और बाढ़ जैसी मुसीबत का सामना कर रहे कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में के लिए एक बार फिर से मुसीबत भरा रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के ने कुछ जिलों में कहर बरपा रखा है। रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सतारा और अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापुर और कुछ अन्य जिलों को चेतावनी देते हुए 2 अगस्त तक बारिश का अनुमान जताया है। भारी बारिश ने कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के इलाके को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं विदर्भ के किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार है। हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे ने विदर्भ के किसान के खेत का यहां पर जायजा लिया और तमाम चीजें जानने की कोशिश की हैं। जुलाई 2020 में महाराष्ट्र में कुछ बड़े राजनेताओं के फोन टैपिंग का मामला फिर से गरमाने लगा है। रश्मि शुक्ला के वकील ने कोर्ट में बताया है कि 17 जुलाई से 29 जुलाई 2020 में महाराष्ट्र में कुछ बड़े नेताओं की फोन टैपिंग की गई थी, जो सरकारी इजाजत से की गई थी। वहीं नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं कि फोन टैपिंग के लिए सरकार को गुमराह करके इजाजत ली गई थी। राजद्रोह और देशद्रोह के नाम पर फोन टैपिंग के लिए इजाजत ली गई थी। शुक्ला जब पुणे की पुलिस कमिश्नर थी तब उस समय के सांसद और अन्य लोगों के फोन टैप करने का उन पर आरोप है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में रश्मि शुक्ला हैदराबाद में सीआरपीएफ के एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच में राज्य सरकार सहयोग नहीं दे रही है। यह आरोप बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लगाया है। सीबीआई ने कहा है कि राज्य सरकार देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रही है, जबकि हाईकोर्ट के एक आदेश में कहा गया था कि सीबीआई पुलिस तबादला और
पदस्थापन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकती है। सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जामदार की पीठ से कहा है कि जांच एजेंसी ने राज्य खुफिया विभाग को पत्र लिखकर पुलिस तबादला और पदस्थापन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के एक पत्र से जुड़ा ब्यौरा मांगा था। सिंह ने कहा कि 27 जुलाई को सहायक पुलिस आयुक्त नितिन जाधव ने सीबीआई को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने दस्तावेज सौंपने से इनकार करते हुए कहा कि वो अन्य जांच का हिस्सा है। हमारी शिकायत यह है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई इस मुद्दे को उठाते हुए एक अर्जी दायर कर सकती है और कोर्ट उस पर दलील सुनेगी। मुंबई के बोरीवली इलाके में तब सनसनी फैल गई जब राम मंदिर सिग्नल पर एक किन्नर पर तेज धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद किन्नरों ने बीच सड़क पर ही निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। मौके पर MHB पुलिस के अधिकारी और DCP विशाल ठाकुर लोगों को समझाया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। MHB कॉलोनी पुलिस स्टेशन के हद्दी में वहाँ सुधीर फड़के चौक है। इस चौक में आज शाम को ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके कोई लोग वहाँ बेगिंग के लिए खड़े रहे थे, तो वहाँ वो किसने खड़ा रहना उसके ऊपर उनका डिस्प्यूट हो गया और उस डिस्प्यूट में अभी जो एक मौत हुआ है उसको 2 उनके ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने चाकू मार दिया। एक ही फैटल इंजरी उसको एक चेस्ट में हुई है, ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो 2 लोग जिन्होंने उनको मारा है उनको पुलिस ने ताबे में लिया है, उनके खिलाफ बाकायदा मर्डर का गुन्हा दाखिल करने का काम चालू है और दोनों को इसमें अरेस्ट किए जाएंगे। मुंबई के MHP पुलिस स्टेशन के सीनियर PI PG LA को सस्पेंड कर दिया गया है। इलाके में लगातार बढ़ते क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उन पर कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत ने PI PG LA को सस्पेंड किया है। हाल ही में हुए वकील के ऊपर तलवार से हमले के बाद दूसरी बड़ी घटना मर्डर होने से इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। जल्द नए सीनियर PI की नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल पुलिस स्टेशन के सेकंड PI को चार्ज दिया गया है। पॉर्न केस के बाद विवादों में घिरे बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब सेबी ने कुंद्रा के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पर यह जुर्माना इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन की वजह से लगाया गया है। सेबी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन पर कुल मिलाकर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसका भुगतान उन्हें संयुक्त रूप से करना है। शिल्पा और राज कुंद्रा वियान इंडस्ट्रीज के प्रमोटर हैं। सेबी ने यह आदेश सितंबर 2013 से दिसंबर 2015 के दौरान की गई जांच के बाद दिया है। सेबी ने इनकी कंपनी की 3 साल तक जांच की थी। अक्टूबर 2015 में वियान इंडस्ट्रीज ने 4 लोगों को 5 लाख शेयरों का तरजीह आवंटन किया था और इसके अलावा राज कुंद्रा और शिल्पा को 2,57,00,000 रुपए के 1,28,800 शेयरों का आवंटन किया गया। इस बारे में उन्होंने कंपनी को जरूरी खुलासा करना था क्योंकि लेनदेन का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और लेखक आशीष कौल के बीच अदालती मामले में एक नया मोड़ आ गया है। लेखक आशीष कौल ने कुछ दिनों पहले कंगना के खिलाफ कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया था। अब लेखक आशीष ने एक्ट्रेस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इस पूरे मामले पर आशीष के वकील अदनान शेख और योगिता जोशी ने कहा है कि हमने जावेद अख्तर जी को एक पत्र लिखा है और उनके जवाब से पता चला है कि पासपोर्ट आवेदन के दौरान कंगना रनौत ने जो फैक्ट्स बताए हैं वो गलत हैं और ये एक गंभीर अपराध है। हम ये बात हाई कोर्ट में रखेंगे और अगर अदालत में ये धोखाधड़ी साबित हो जाती है तो इसका परिणाम जरूर निकलेगा। एक्ट्रेस से नेता बनी उर्मिला मातोंडकर ने रायगढ़ जिले के महाड पहुंचकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के बाद शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने कहा है कि बाढ़ आपदा एक बड़ी चुनौती है, सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ मिला है।
एक्ट्रेस ईशा देओल अब एक्टिंग के बाद प्रोड्यूसर बनकर अपनी नई जर्नी शुरू कर चुकी हैं। उन्होंने अपने पति के भरत तख्तानी के साथ अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, जिसका नाम BEF यानी कि भारत ईशा फिल्म्स है। BEF बैनर तले पहली फिल्म एक दुआ भी OTT प्लेटफॉर्म पर वूड सेलेक्ट पर रिलीज हो गई है और अपनी इस नई जर्नी को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी पहली फिल्म के साथ अपने पापा धर्मेंद्र को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने अपने पिता को पॉजिटिव और रूढ़िवादी बताया। ईशा देओल ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके पापा और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि वो बॉलीवुड में एंट्री लें। फिल्म अभिनेता शाजी शिंदे 15 अगस्त से हर गांव में फलदार पेड़ लगाने जा रहे हैं और उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। कलाकार सयाजीराव शिंदे और उनकी टीम महाराष्ट्र में पर्यावरण के संवर्धन के लिए वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। उनकी क्या संकल्पना है, उनसे जान लेते हैं। इस साल 15 अगस्त को देश को स्वतंत्र होकर 75 ईयर्स हो रहे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के 28,000 के ऊपर जो ग्राम पंचायत है उस सरपंचों के लेके उस हर गांव में जो 75 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं, जो दादी माँ हैं, उनको उनका सत्कार करके उनको फेटा लगा के उनको मिरवणूक लेके जाके उनके पौधा लेके जाएगा और दादी माँ पौधा लगाएंगे और उसका संभालेगा पोता। ये संकल्पना लेके इस साल जा रहे हैं। 15 अगस्त को हर एक गांव में मिनिमम 100 75 ईयर्स के लोगों को लेके पेड़ लगाने का और राष्ट्रगीत गाने का, देश को सलाम करने का, पेड़ों को सलाम करने का। और वो पेड़ देशी होंगे तो ये ऐसा 100 साल तक, स्वतंत्र के अगले 25 साल तक ये अगर उत्सव मनाया जाएगा तो महाराष्ट्र का, देश का जो चित्र है वो। साप्ताहिक F&O एक्सपायरी के दिन आज सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 से 0.40% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स पर आज बैंकिंग शेयरों में मिला जुला रुख रहा है। सबसे अधिक तेजी आज मेटल शेयरों में रही है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।